स्टूडेंट तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट की रिवीजन बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही होगी। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं ज्योग्राफी का जो महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ से इस वीडियो में जो आप क्वेश्चन देखने वाले हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप लोगों से यही अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है कि आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न से। और यहाँ देखिएगा पहला प्रश्न आपके लिए क्या है। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके पहला चैप्टर से, मानव भूगोल को परिभाषित करें। क्वेश्चन आपका है मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप देखिएगा, मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल के अंतर्गत देखोगे प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत के मध्य माने कि बीच के परिवर्तनशील संबंधों का क्या किया गया है, अध्ययन किया जाता है। देखोगे संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। साथ ही इसमें मानवीय क्रियाकलाप के स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने से विश्व के विभिन्न भागों में उत्पन्न सामाजिक व आर्थिक भिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। रेटजेल के अनुसार देखोगे तो मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये इनका मानना था, फ्रेडरिक रेटजेल का मानना था, जिनको कि मानव भूगोल का जनक भी बोला जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, आर्थिक भूगोल के दो उप क्षेत्र का नाम लिखें। तो आर्थिक भूगोल के दो उप क्षेत्र के नाम देखोगे इस प्रकार से हैं, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल। आगे आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी। उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, इसको हम लोग किस भूगोल के अंतर्गत रखते हैं, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। क्वेश्चन आपका 3 नंबर में है कि निश्चयवाद क्या है। देखिए इसका उत्तर, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित माना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार क्या, मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित माना जाता है। मतलब निश्चयवाद में यह माना गया है कि देखोगे मानव का जो क्रियाकलाप हुआ किनके कंट्रोल में, प्रकृति के कंट्रोल में। आगे देखिएगा, मानव को एक निष्क्रिय कारक माना गया। मतलब यहाँ मानव देखोगे प्रकृति के सामने जो है कमजोर है। शक्तिशाली कौन है, प्रकृति शक्तिशाली है, जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। इस विचारधारा को मानने वाले मानव के आचरण, निर्णय क्षमता, कार्य कुशलता तथा जीवन पद्धति आदि को भी पर्यावरण के भौतिक कारकों के द्वारा प्रभावित मानते हैं। इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण सर्वप्रमुख है, जो मानव के सारे क्रियाकलापों को क्या करते हैं, नियंत्रित करता है। मानव प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्णतः दास रूप में कार्य करता है। पूर्णतः यह कैसे, इसके अनुसार देखोगे मानव जो है यह क्या है, पूरी तरह से प्रकृति का गुलाम है, यानी इसका दास बना हुआ है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संभववाद क्या है। संभववाद क्या है, एक बार कैमरा को देखिए तो कैमरा में क्या परेशानी है हेमंत जी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि संभववाद क्या है। देखिए क्वेश्चन आपका है कि संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रमुख प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लूसियन फेब्रे ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में सन 1925 ईस्वी में किया। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। मनुष्य अपने पर्यावरण में देखो परिवर्तन करने में क्या है, समर्थ है। वह प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। संभववाद की विचारधारा में देखोगे यह माना गया है कि प्रकृति के सामने देखोगे मतलब मानव जो है यह प्रकृति का गुलाम नहीं है, प्रकृति का गुलाम नहीं है। संभववाद की विचारधारा ये मानता है कि प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन है उसको मानव अपने मन से उपयोग कर सकता है। और यहाँ पर देखोगे प्रकृति मानव को कंट्रोल, संभववाद के विचार में ये है कि प्रकृति जो है पूरी तरह से मानव को कंट्रोल नहीं कर सकती है। संभववाद देखोगे यहाँ पर होगा आपका संभववाद। संभववाद मनुष्य को स्वक्रिय शक्ति के रूप में देखता है और इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य जो है वह प्रकृति का दास नहीं है, यानी मनुष्य प्रकृति का गुलाम
नहीं है इस विचारधारा में, यह माना गया है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों का नाम लिखें। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले देखोगे आर्थिक कारक पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, सांस्कृतिक कारक, भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक में आप बोल सकते हैं देखोगे जल की उपलब्धता, भू आकृति मतलब जमीन का आकृति कैसा है, जलवायु, मृदाएं, ये सब क्या करती है देखोगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटक का नाम लिखें अथवा जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले देखोगे जो 3 कारक पूछ रहे हैं आपसे, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सब देखोगे जनसंख्या परिवर्तन के अलग अलग घटक हैं। कहने का मतलब कहीं की जनसंख्या आप अधिक देखते हो, कहीं की जनसंख्या आप कम देखते हो, तो इसको प्रभावित करने वाले ये सब भी कारक बनते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। प्रवास आगे आपको हम बताएंगे क्वेश्चन आंसर में भी आपको एक प्रवास किसको कहते हैं। जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पे आपको जन्म दर और मृत्यु दर का अलग अलग परिभाषा लिख देना है। जन्म दर जिसको आप अंग्रेजी में बर्थ रेट बोलते हो, एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को क्या बोला जाता है, जन्म दर बोला जाता है। मृत्यु दर, डेथ रेट किसको बोलते हैं, जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश या क्षेत्र में मरने वाले लोगों की संख्या को क्या बोला जाता है, मृत्यु दर कहते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वितरण के कारकों का नाम लिखें अथवा जनसंख्या वितरण के कौन कौन से कारक हैं। इसका उत्तर आप देखिए, जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा जाता है। सबसे पहला वर्ग आपका हो जाएगा भौगोलिक कारक, दूसरा आपका आर्थिक कारक, तीसरा आपका हो जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो ये देखोगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक हैं, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तथा जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि क्या है, जब देखोगे जनसंख्या बढ़ने लगेगा, ठीक है, वो धनात्मक हो जाएंगे, जब जनसंख्या घट जाएगा तो वो ऋणात्मक हो जाएंगे। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तब होती है जब 2 समय अंतराल के बीच जन्म दर जो है वह मृत्यु दर से क्या होगा, अधिक होगा। मतलब मृत्यु दर कमेगा, जन्म दर बढ़ेगा, तो आदमी की संख्या ऑटोमेटिक है कि बढ़ जाएगा। अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएंगे, या फिर जनसंख्या इस सेंस में भी बढ़ता है जब दूसरे देश से लोग इस देश में आ जाए। जैसे देखोगे बहुत सारे प्रवासी लोग जो हैं इंडिया में बांग्लादेश से भी आ गए, तब जिधर के क्षेत्र में आएंगे वहाँ का जनसंख्या बढ़ जाएगा। यदि 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए अथवा लोग अन्य देशों में क्या कर जाएं, अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं, ये तब होती है। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पे उत्तर इसका, किसी क्षेत्र की जनसंख्या को उनके विविध विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करके जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। जैसे आयु, लिंग, निवास स्थान, धर्म, भाषा, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति आदि के आधार पर जब देखोगे हम जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो इसी चीज़ को हम जनसंख्या का संगठन बोलते हैं। संगठन और संगठन को हम लोग संरचना भी बोलते हैं। आप किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को इस हिसाब से भी बांट सकते हैं, धर्म, भाषा, शिक्षा, मतलब कि यहाँ पे किस धर्म के लोग अधिक हैं, यहाँ पे जो लोगों का भाषा है वो कैसा है, यहाँ के जो लोग हैं शिक्षित है, अनपढ़ है, कितना क्या है, इस आधार पर देखोगे आप जनसंख्या संगठन का अध्ययन कर सकते हैं, संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि लिंग अनुपात शब्द की परिभाषा दीजिए। किसी जनसंख्या समूह में स्त्री तथा पुरुषों की संख्या के मध्य यानी बीच मिलने वाले अनुपात को क्या बोला जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या क्या की जाती है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। जैसे हम लोग के देश भारत में देखोगे 943/1000 पुरुष। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 पुरुष पर हम कितनी महिला की संख्या को देख रहे हैं, 943 महिला की संख्या को। ये हमारे देश की 2011 के जनगणना का लिंग अनुपात निकल के सामने आया था कि यहाँ पर जो है
चीज़ें जो मतलब हम बता रहे हैं कि 943 महिलाएं बटे 1000 पुरुष, मतलब सीधा सीधा 1000 पुरुष पर 943 महिला ही है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि हमारे देश का जो लिंग अनुपात है वह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ महिलाओं की संख्या कम है। 1000 पुरुष बटे 1000 महिला रहता तब तो लिंग अनुपात संतुलन में रहता। यहाँ तो स्थिति गड़बड़ है। स्थिति गड़बड़ ये है कि पुरुष की संख्या अधिक और महिला की संख्या कम है। तो लिंग अनुपात का सीधा मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, कि हमारे देश के जो जनसंख्या समूह है उसके बीच महिला और पुरुष के बीच का जो अंतर पाया जाता है, अनुपात, उसको लिंग अनुपात ही हम लोग बोलते हैं। साक्षरता को परिभाषित करें। सामान्यतः लिखने पढ़ने की कला न्यूनतम स्तर साक्षरता कहलाता है। साक्षरता का मतलब देखो कि सामान्यतः लिखने पढ़ने की कला, जिनको अक्षर ज्ञान, शब्द का ज्ञान, ठीक है, अक्षर ज्ञान हो गया, शब्द का हो गया, डिजिट अंक सब का ज्ञान जिनको है, तो वो सब लोग साक्षर कहलाएंगे। और इसका ये मतलब नहीं हो कोई व्यक्ति जो 10 पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन किया है, सिर्फ वही साक्षर होंगे, नहीं। यदि उन व्यक्ति को अक्षरों का ज्ञान है, शब्द वो पढ़ लेते हैं, अंक डिजिट का उनको पता है, तो वो आदमी भी साक्षर कहलाते हैं। जरूरी नहीं कि वो कोई बोर्ड एग्जाम को पास किया हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आयु संरचना का क्या महत्व है? कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या का मिलने वाला अनुपात आयु संरचना कहलाता है। सामान्यतः किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या को हम लोग 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला वर्ग आपका बाल आयु वर्ग, जिसमें देखोगे व्यक्ति का उम्र 0 से 14 वर्ष। प्रौढ़ आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष। और उसके बाद समझिएगा ये आपका है वृद्ध आयु वर्ग 60 वर्ष या उससे अधिक। 60 वर्ष या उससे अधिक, ये क्या कहलाते हैं? प्रौढ़ आयु वर्ग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आपका क्या है कि लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं? किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में, ध्यान रखिएगा, विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री और पुरुष का निवास होता है। पुरुष और स्त्रियों की संख्या का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। और किसी भी क्षेत्र में लिंग अनुपात का आदर्श स्थिति तब माना जाता है जब स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ कि स्त्री और पुरुष की संख्या दोनों का क्या होना चाहिए? इक्वलिटी होना चाहिए, समानता, बराबरी होना चाहिए। लिंग अनुपात का सूत्र क्या होता है? देखिएगा, स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुना 1000, मतलब ऊपर स्त्री नीचे पुरुष की संख्या गुना 1000। ये लिंग अनुपात का आपका क्या होता है? सूत्र होता है। 15 नंबर में कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? ये आपका क्वेश्चन है कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। किसी देश की जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच एक संतुलन का सूचक होता है और यह प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में, प्रति 1000 पुरुषों पर क्या? स्त्रियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। और इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या? लिंग अनुपात बराबर होते हैं स्त्रियों की संख्या बटे पुरुष की संख्या गुने कितना? गुने 1000। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर देखिएगा, मानव विकास मानव की आकांक्षाओं और उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तृत करने की प्रक्रिया है। अर्थात देखोगे, मानव आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और राजनीतिक विकास के विकल्पों को वृद्धि करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? मानव विकास का लक्ष्य होता है। मानव का विकास देखोगे कब होगा? जब उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति में जब बेहतर स्थिति आएगा तब तो मानव का विकास हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा फिर से आप, मानव विकास मानव की आकांक्षा और उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तृत करने की क्या है? प्रक्रिया है। अर्थात देखोगे, मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और राजनीतिक विकास के विकल्पों को वृद्धि करना ही या वृद्धि करने की प्रक्रिया है क्या कहलाता है? मानव विकास, या ये मानव विकास का लक्ष्य होता है। मानव विकास के देखोगे 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो मानव विकास के 4 स्तंभ देखोगे तो यहाँ पे मानव विकास के 4 स्तंभ में आपके आ जाएंगे समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और स्वशक्तिकरण। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सतत पोषणीयता से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर देखिएगा, सतत पोषणीयता से क्या तात्पर्य है? इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि किसी क्षेत्र में उपलब्ध पर्यावरणीय, वित्तीय तथा मानवीय संसाधन का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से इस प्रकार किया जाए जिससे इस संसाधनों की उपलब्धता समान रूप से आगे आने वाली पीढ़ियों को मिल सके तथा आने वाले भविष्य में इनका विकास क्या हो सके? सही रूप से हो सके। मतलब सतत पोषणीयता विकास का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, कि हम अपने भविष्य में, यानी कि जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में,
तो पर्यावरणीय संसाधन का हमें उस तरह से उपयोग करके आगे बढ़ना है कि हम लोग अपने जीवन में विकास भी कर जाएं और इस संसाधन का दुरुपयोग भी नहीं हो पाए, संसाधन आगे होने वाले भविष्य के लिए भी बचा रहे। और इस तरह से जब हम विकास करते हैं संसाधन को बचाते हुए विवेकपूर्ण तरीके से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सतत पोषणीयता। ठीक है, चलिए अब आपको हम आगे बताते हैं। यहाँ पे आगे की चीज़ों को समझिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, आगे का क्वेश्चन आपका है कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर आप लोग देखिएगा। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं, जिसमें आपका आता है स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधन तक पहुंच। स्वस्थ जीवन का अर्थ है किसी देश के लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और स्वस्थ जीवन तथा शिक्षा मानव विकास के लिए क्या है, आधारभूत क्षेत्र है। यह क्या है, मानव विकास के लिए आधारभूत क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्रियाएं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, प्राथमिक क्रियाएं क्या है। इसका उत्तर देखिएगा, प्राथमिक अथवा प्रारंभिक व्यवसाय वो हैं जिनके द्वारा मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करता है। और प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर क्या होती है, निर्भर होती है। और प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत क्या क्या आता है, कृषि, पशुपालन, आखेट, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी एवं फल प्राप्त करना, खनन कार्य प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में भी कि कृषि हो गया, खनन कार्य हो गया, वनों से कोई वस्तु को प्राप्त करना, ये किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो आपको याद रखना है प्राथमिक क्रिया। जीवन निर्वाह कृषि क्या है, अथवा निर्वाह मूलक कृषि से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसका उत्तर आप देखिएगा। इस कृषि पद्धति के अंतर्गत सभी कृषि उत्पादन बाजार में विक्रय के लिए ना हो करके, मतलब इस कृषि पद्धति में किसान जो भी खेती बाड़ी करते हैं ना, इसके पास उतना ही संसाधन, मतलब उतना ही फसल उत्पादित हो सकता है जिसमें सिर्फ यह अपने परिवार का और खुद का जीवन निर्वाह कर सकता है। बाकी फसल ये देखोगे उतना इनके पास नहीं हो पाता है कि ये जाकर के बेच ले। कृषक परिवार के उपयोग के लिए होते हैं। किसान मुख्यतः कृषि फसलों पर निर्भर रहता है, लेकिन कुछ दुधारू पशुओं को भी पालता है। इस कृषि को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि, इसको हम लोग स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है गहन निर्वाह कृषि। अगला क्वेश्चन है आपका, जीवन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर देखिएगा, जीवन निर्वाह कृषि की 2 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। पॉइंट नंबर 1, इस कृषि पद्धति के अंतर्गत सभी कृषि उत्पादन जो है बाजार में विक्रय के लिए ना हो करके कृषक परिवार के उपयोग के लिए होता है। दूसरा, किसान मुख्यतः कृषि फसलों पर निर्भर करता है। किसान किस पर निर्भर करता है, मुख्यतः कृषि फसल पर। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें, तो देखिए यहाँ पे कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें आपका देखिए कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रासायन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, ये आप लिख सकते हैं। ये सब कच्चे माल के आधार पर चलने वाले क्या है, उद्योग है। आगे क्वेश्चन है आपका, रोपण कृषि की किन्हीं 4 फसलों का नाम लिखिए। रोपण कृषि के किन्हीं 4 फसलों का नाम, तो आप यहाँ देखोगे विश्व के अनेक भागों में यूरोपियन लोगों के द्वारा स्थापित की गई उपनिवेशों में रोपण कृषि फसलों की कृषि करना प्रारंभ किया। इसमें देखोगे तो आपका चाय, कहवा, कोको, कपास, गन्ना, केला तथा अनानास, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, रोपण कृषि के अंतर्गत या रोपण फसल। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों का नाम लिखिए। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के 4 फसल का नाम, जिसमें आपका आ जाएगा गेहूं, जौ, राई और मक्का। इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत। भूमध्य सागरीय कृषि के महत्व को लिखिए। भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, इसके बारे में आप लोग देखिएगा। यह एक अति विशिष्ट प्रकार की व्यावसायिक कृषि है, जिसमें खट्टे रसदार फलों का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। ये देखोगे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी बनता है। और आप याद रखिएगा कि सब्जेक्टिव प्रश्न यदि आपको पता है तो यहाँ से आपका ढेर सारा ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, जहाँ तक कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी लोग हैं उनको क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने में बड़ा मजा आता है और वो सब्जेक्टिव से भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव भी तो पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये भी कहने वाला हूँ कि आप लोग इस वीडियो को आराम से शुरू से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका पैनल PDF आपको मिल जाएगा।
देखिए यहाँ पे, जैसे अंगूर, अंजीर तथा जैतून इस कृषि में उत्पादित किए जाने वाले प्रमुख फल हैं। अंगूर की कृषि भूमध्यसागरीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता है। चलिए अब आगे देखिएगा आप, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। स्वामित्व के आधार पर देखोगे उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा आपका हो गया निजी या व्यक्तिगत क्षेत्र के उद्योग, तीसरा आपका हो गया संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ये सब देखोगे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को इन 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आपके, आकार के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आकार के भी आधार पर उद्योग को 3 वर्गों में बांटा गया, जिसमें आपका आ जाता है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग, यानी बड़े पैमाने के उद्योग। ये किस में आ जाते हैं आपके? ये आ जाते हैं देखोगे आपके आकार के आधार पे 3 वर्गों में। कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए अथवा कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का अंतर। सबसे पहला पॉइंट आपका, कुटीर उद्योग मुख्यतः परिवार के सदस्य के सहयोग से चलाए जाते हैं। लघु उद्योग में देखोगे सामान्यतः श्रमिक वर्ग कार्य करते हैं। सामान्यतः कौन? श्रमिक वर्ग। दूसरा, कुटीर उद्योगों में मानव के हाथों का प्रयोग होता है और लघु उद्योग में देखो उत्पादन किनके द्वारा होता है? लघु उद्योग में उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है। ये आप 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हैं, ये तो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप 2 पॉइंट या 3 पॉइंट इसी में से लिख दोगे। कुटीर उद्योगों में स्थानीय मांग की पूर्ति की दृष्टि से परंपरागत वस्तुओं का उत्पादन होता है और लघु उद्योग में वस्तु का उत्पादन एक बड़े क्षेत्र की मांग को पूरा करता है। आ जाइए अब अगला क्वेश्चन में आपका है तृतीय क्रियाएं क्या है अथवा तृतीय क्रियाकलाप का वर्णन करें। उत्तर देखिएगा, तृतीय क्रियाएं सेवा क्षेत्र से संबंधित ऐसा क्षेत्र है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन के अपेक्षा सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन शामिल होता है, जैसे परिवहन, व्यापार, चिकित्सा, संचार, बैंकिंग, मनोरंजन एवं विभिन्न सेवाएं। इनका मापन अप्रत्यक्ष विधि से मजदूरी तथा वेतन के रूप में किया जा सकता है। इनका मापन देखोगे अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरी तथा वेतन के रूप में किया जा सकता है। क्वेश्चन आपका 31 नंबर में है कि चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित करें। अब इसका उत्तर देखिएगा, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ा जाता है तो इसे सामान्यतः क्या बोला जाता है? इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। देखिए इसका सीधा मतलब हो गया चिकित्सा पर्यटन का मतलब देखोगे ये तब पॉसिबिलिटी होती है जब किसी देश में किसी बीमारी का इलाज मान चलो सस्ता है तो लोग दूसरे देश में भी जाकर के इस बीमारी का इलाज करवा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कि आप यदि बिहार से होंगे तो आपको कहीं न कहीं ये चीज़ पता होगा, जैसे कुछ लोग देखोगे आँख का जो इलाज होता है ऑपरेशन सब, तो हम जहाँ तक कि हम अपने गांव में भी देखे थे कुछ लोग जो है नेपाल से आँख का इलाज करवा के आते थे। तो अब कोगे नेपाल, मैं अपने दादाजी को भी देखे थे, मतलब जब हम छोटे थे तो वो नेपाल गए थे, नेपाल से अपने आँख का इलाज करवा के आए थे। अब जो हम बता रहे हैं समझिए यहाँ पे आपको कि सर नेपाल क्यों चले गए, जबकि हमारे बिहार में भी या हमारे देश के बिहार में ही नहीं भारत में कहीं और भी देखोगे आँख का तो इलाज हो सकता था, नेपाल ही क्यों गए? इसलिए चले गए कि वहाँ इलाज सस्ता होगा। अब देखोगे एक तो इलाज हो गया और दूसरा पर्यटन भी हो गया, उनके साथ में जो लोग जाएंगे वो तो घूम भी लेंगे, वो भी खुद घूम सकते हैं, ठीक है। तो देखोगे जब चिकित्सा को पर्यटन से जोड़ दिया जाता है तो इसको हम लोग चिकित्सा पर्यटन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे देश में कुछ बीमारी का इलाज सस्ता होगा तो दूसरे देश के भी तो लोग यहाँ इस जगह पे आ सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं चिकित्सा पर्यटन। जल परिवहन के क्या लाभ हैं? उत्तर देखिए इसका, जल परिवहन के निम्नलिखित लाभ हैं। यह परिवहन का सस्ता साधन है क्योंकि उसमें ऊर्जा का लागत कम होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें भारी सामान आसानी से ढोया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, इनका रख रखाव नहीं करना पड़ता। और चौथा पॉइंट देखिए, जल मार्गों के लिए रेल पटरी अथवा सड़क की भांति इनमें सड़कें नहीं बनाना पड़ता है। तो ये सारा थोड़ा सा देखोगे हम चीज़ों को स्पीड खींच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा हो सर, लेकिन हम चीज़ों को मैनेज करते हुए कि आपको समझ में भी आ जाए बातें, उस तरह से हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं। इधर उधर की कोई भी बातें हम इस वीडियो सेशन में बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि आपका अभी का जो समय है यह बहुत ही कीमती समय है, इसीलिए देखोगे आपके क्लास को हम लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका है 36 नंबर में, सुएज नहर किन 2 निकटवर्ती पत्तन को जोड़ता है? सुएज नहर लाल सागर स्थित पोर्ट सुएज को भूमध्य सागर स्थित पोर्ट सईद से क्या करता है? मिलाता है, यानी जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? इसको आप देखिएगा, महाद्वीपों के आर पार बनाए गए तथा इसके 2 सिरों को जोड़ने वाले मार्ग को ही हम लोग क्या बोलते हैं?
पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। एग्जाम्पल आगे देखिए, इन रेल मार्गों का निर्माण आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी दूरी की यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। और ऐसे रेल मार्ग में आते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग तथा ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि संचार से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, संचार से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए, समाचार पत्र समाचारों अथवा विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। संचार के साधनों में आ जाता है डाक, तार, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि, ये सब क्या है, संचार के साधन हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग क्या है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग क्या है, इसका उत्तर आप देखिएगा, यह यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो यूरोप के 6 देशों को नगरों तथा राजधानियों से जाता है। इस रेल मार्ग का यूरोप महाद्वीप में आर्थिक और राजनीतिक महत्व है। इस एक्सप्रेस रेल मार्ग के द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक सागरीय मार्ग से लगने वाला समय केवल 10 दिन की तुलना में कितना घंटा में पूरा हो जाती है, मात्र 96 घंटा में पूरा हो जाती है। सुएज नहर के महत्व का वर्णन करें। देखिए इसका उत्तर, सुएज नहर का महत्व निम्नलिखित प्रकार से। पॉइंट नंबर 1, इस नहर के बन जाने से यूरोप और सुदूर पूर्व के देशों के बीच की दूरी काफी क्या होगी, कम हो गई। लीवरपूल से मुंबई तथा गुजरात आने में अब 7250 किलोमीटर की दूरी बच जाती है। तीसरा देखिएगा, भारत और यूरोपीय देशों के बीच इस नहर के कारण व्यापारिक संबंध क्या हुए, सुदृढ़ हुए यानी मजबूत हुए हैं। एशिया से अमेरिका और यूरोप के लिए सुएज नहर मार्ग के द्वारा प्रायः कृषिगत कच्चा माल, गरम मसाला, अर्धनिर्मित माल, खनिज पदार्थ, हाथी दांत, रबर एवं खनिज तेल भेजा जाता है। इसमें से आप कम से कम तो 3 पॉइंट आप याद रखिएगा सुएज नहर के महत्व के बारे में। डेन्यूब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख करें। डेन्यूब जलमार्ग के महत्व का उल्लेख करें तो डेन्यूब जलमार्ग देखोगे यूरोप के पूर्वी भाग का प्रमुख अंतःस्थलीय जलमार्ग है। यह मार्ग देखोगे 7 यूरोपीय देश को जोड़ती है। काला सागर और रेन नाइन द्वारा भूमध्य सागर होते हुए अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। व्यापारिक दृष्टिकोण से इसका क्या है, अधिक महत्व है। किसका, डेन्यूब जलमार्ग का। अगला क्वेश्चन आपका है, व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखिएगा, किसी दिए गए समय अवधि के अंतर्गत किसी देश के वस्तुओं के आयात निर्यात का अंतर, वस्तु के आयात निर्यात का अंतर क्या कहलाता है, व्यापार संतुलन कहलाता है। और यह 2 प्रकार का होता है। पॉइंट नंबर 1, अनुकूल व्यापार संतुलन और दूसरा आपका क्या है, प्रतिकूल व्यापार संतुलन। अनुकूल व्यापार संतुलन कब रहेगा, जब देखोगे आप निर्यात किसी देश को अधिक करोगे, आयात आपका कम होगा। और प्रतिकूल कब हो जाएगा, जब आपका देखोगे आयात अधिक होगा, मतलब आप दूसरे देश से वस्तु अधिक खरीद रहे हो और बेच कम रहे हो यानी भेज कम रहे हो, तब ये प्रतिकूल व्यापार होता है। 4 तृतीय आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख करें। तो देखिए इसका 4 तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में आप क्या आ जाएंगे, व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, संचार, शिक्षा, पर्यटन, ये सब किस में आते हैं, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में, जिसको आप लोग सेवा क्षेत्र बोलते हो। और बहुत ही आसान प्रश्न आपके लिए है, बहुपक्षीय व्यापार क्या है। देखिए इसका उत्तर, जब कोई एक देश व्यापार करने के उद्देश्य से कई देशों के साथ व्यापार करते हैं तो इस तरह के कार्य को बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। और ऐसा तभी संभव है जब दोनों देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे का क्या हो, एक दूसरे का पूरक हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप देखोगे, मतलब कोई भी देश आपसे व्यापार कब करेगा, जब ध्यान रखिएगा दोनों की जरूरतें एक दूसरे से पूरा होगा तब तो व्यापार करेगा, नहीं तो क्यों करेगा वो आपसे व्यापार। तो दोनों का जो अर्थव्यवस्था एक दूसरे का पूरक होने के सेंस में कि आपको यदि वो कुछ दे रहा है ना तो आपको भी इधर से कुछ देना पड़ेगा, मतलब आयात निर्यात दोनों तरफ से होता रहे। क्वेश्चन आपका है 45 नंबर में कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के आधारभूत कार्य कौन से हैं। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य निम्नलिखित प्रकार से हैं। और पॉइंट नंबर 1 ये है, यह समूह सभी सदस्य देशों के बीच आपसी विवाद का क्या करता है, निपटारा करता है। दूसरा, यह सभी सदस्य के बीच व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करता है। यह सभी सदस्यों के बीच क्या, व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, यह समूह व्यापारिक क्रियाओं को वैश्विक स्तर पर क्या करते हैं,
आधार प्रदान करते हैं। और चौथा पॉइंट देखिए, यह दूर संचार, बैंकिंग जैसी सेवा तथा बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? देखिए इसका उत्तर, जब वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान दो देशों के बीच होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान दो देशों के बीच होता है तो इसी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। सवारी पत्तन क्या है? कोई दो उदाहरण दीजिए। कुछ क्वेश्चन तो देखोगे आपका बहुत ही आसान होगा। हमें तो लगता है कि हिस्ट्री में थोड़ा लंबा आंसर होता है, ज्योग्राफी का आंसर देखोगे उससे कितना शॉर्ट है आपका। सवारी पत्तन एक ऐसा बंदरगाह है जो यात्रियों को नौकाओं, क्रूज जहाज़ों और महासागर लाइनों जैसे पानी के जहाज़ों पर चढ़ने और छोड़ने की सेवा करता है। उदाहरण देखोगे क्रूज और नाव, ये सब क्या देखोगे, मतलब यहाँ पे सवारी पत्तन क्या है? एक ऐसा बंदरगाह है जो यात्रियों को नौकाओं, क्रूज जहाज और महासागर लाइनर जैसे पानी के जहाज़ों पर चढ़ने और छोड़ने की क्या करता है? ये सेवा देता है। नाम से ही पता चल रहा है सवारी पत्तन, मतलब यहाँ से देखोगे आप नाव पकड़ के अलग अलग जगह जा सकते हो, घूम सकते हो। आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करें। आकार के आधार पर देखिए नगरीय बस्ती का प्रकार, जैसे रेखीय, वर्गाकार, तारा आकार, अर्धचंद्राकार, इस तरह के देखोगे बस्ती पाए जाते हैं। जैसे आपको हम बताए थे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी ढेर सारे बनते हैं, जैसे नदी के सहारे, सड़क के सहारे, रेलगाड़ी के सहारे, बांधों के सहारे देखोगे किस प्रतिरूप का बस्ती बन जाता है? रेखीय प्रतिरूप का। झील के किनारे, तालाब के किनारे कैसा प्रतिरूप बन जाता है? आप देखोगे वृत्ताकार प्रतिरूप में। तो ये देखोगे बस्ती का प्रतिरूप पता चलता है। अगला क्वेश्चन आपका, अधिवास क्या है और इसके प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। देखिए उत्तर इसका, आवास मानव की मूल आवश्यकताओं में से एक है। मानव जिस स्थान को अपने आश्रय के लिए चुन लेता है और वहाँ वह जिन मकान, घर, झोपड़ी आदि का निर्माण करता है वह उसका क्या कहलाता है? वह उसका अधिवास कहलाता है। अधिवास के अंतर्गत सभी प्रकार के आश्रय को क्या किया जाता है? अधिवास के अंतर्गत सभी प्रकार के आश्रय को स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए झोपड़ी, ईंट के मकान, सीमेंट, कंक्रीट इत्यादि के घर, ये सब क्या अधिवास के ही अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन आपका है कि नगरों, महानगर एवं मेगा नगर को परिभाषित करें। नगर, महानगर और मेगा नगर को परिभाषित करें। इसका उत्तर आप देखिएगा, नगर। नगर के लिए जनसंख्या का आकार ही मापदंड नहीं होता है, वरन नगर में कुछ विशेष कार्य जैसे कि निर्माण, खुदरा व थोक व्यापार और व्यावसायिक सेवाएं प्रमुख रूप से संपन्न किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, मिलियन सिटी, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर मिलियन सिटी कहलाते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर क्या कहलाते हैं? मिलियन सिटी। और तीसरा पॉइंट देखिए, मेगा सिटी, ऐसे महानगर जिनके नगर तथा उपनगरों की जनसंख्या मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोला जाता है? मेगा सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन आपका 51 नंबर में, भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख अवधियों का उल्लेख कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख अवधियों का उल्लेख कीजिए। अब उत्तर देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख अवधि, पॉइंट नंबर 1, धीमी वृद्धि की अवधि। 1921 से देखोगे पूर्व जनसंख्या की वृद्धि धीमी रही थी, क्योंकि इस अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या थी? उच्च थी। तीसरा देखिएगा आप, तीव्र वृद्धि की अवधि, मतलब जनसंख्या जब तेजी से बढ़ा था 1955 से 81 का समय, इस अवधि में जनसंख्या लगभग 2 गुनी हो गई और चिकित्सा सुविधा में सुधार के कारण मृत्यु दर क्या हो गया था? गिर गया था। घटती वृद्धि अवधि देखो, 1981 के बाद भारत में जनसंख्या में वृद्धि हुई, किंतु वृद्धि दर में क्या हो रही थी? धीमी गति से क्रमिक ह्रास हुआ था, घट गया था। इसको हम लोग बोलते हैं घटती वृद्धि अवधि। अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों का नाम लिखें, जो कि आप पीछे भी देख लिए थे। जलवायु, तापमान, वर्षा की मात्रा, जल की उपलब्धता, ये सब देखोगे भौगोलिक कारक बनता है किसका? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारण बताएं, अथवा भारत में घटते लिंग अनुपात के 2 कारण बताएं। बच्चों में देखोगे घटते लिंग अनुपात, मतलब लड़कियों की संख्या कम होने का कारण क्या है? यह भी पूछा जा सकता है आपसे। पॉइंट नंबर 1, भारतीय हिंदू परिवार अधिकतर पुरुष प्रधान है, स्त्रियों का स्थान देखोगे गौण माना जाता है। दूसरा पॉइंट, कन्या भ्रूण की हत्या भी इसका एक कारण है। समाज में दहेज आदि कुरीतियों के चलने के कारण कन्याओं का जन्म लोग नहीं चाहते हैं। सामाजिक देखोगे जो लोगों का जो मानसिकता बना हुआ है, और दहेज
का जो लेन देन का जो प्रोसेस है, इस वजह से भी देखोगे लोग अपने बेटी को बोझ मानते हैं। भले कहने को वो कह लेंगे कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन आप देखोगे ना एक्चुअल में कुछ लोग इससे सुखी नहीं रहते हैं। आप अपने समाज में देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, लड़का देखो होगा तो बहुत सारा भोज भात सब हो जाते हैं। ठीक है, खुशी के मारे आदमी पागल बने रहते हैं। लड़की में लगेगा कुछ लोग को मातम पड़ गया है। अरे भाई आप ही अंतर कर दिए हो समाज में ना लड़का लड़की में। ठीक है, और जिसके वजह से देखोगे अब तो कन्या भ्रूण हत्या नहीं होता है, नहीं तो बहुत जगह देखोगे बहुत सारे लोग, और इसमें पढ़े लिखे लोग और आगे थे, क्योंकि भ्रूण हत्या के बारे में देखोगे पढ़े लिखे लोगों को पता चलता था कि बच्चे मतलब उस माँ के गर्भ में बच्चा क्या है, लड़का है या लड़की है। लड़की रहता था देखोगे उनको गर्भ में ही मरवा दिया जाता था। इसको बोला जाता है कन्या भ्रूण हत्या। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2 सघनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार आप देखोगे भारत में 2 सघनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं, बिहार और दूसरा आपका है पश्चिम बंगाल। क्या है, राज्य है बिहार और दूसरा क्या है, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करें। अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर देखिएगा, अप्रवास और उत्प्रवास में निम्नलिखित अंतर है। अप्रवास क्या है, देखोगे अप्रवास का तात्पर्य किसी अन्य देश से आकर के आबादी का बस जाना, जबकि उत्प्रवास का तात्पर्य देश के निवासियों का अन्यत्र किसी देश में जाकर के बस जाना। जब हमारे देश में कहीं से जनसंख्या आ गए दूसरे जगह से तो अप्रवास, जब हमारे देश के लोग कहीं और चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे उत्प्रवासी। अप्रवास से जनसंख्या में वृद्धि होती है, जबकि उत्प्रवास से जनसंख्या में कमी आती है। एग्जाम्पल के लिए मान चलो कि भारत में दूसरे देश से, बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिए थे कि वहां से लोग आ गए भारत में, तो भारत का जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। पहले से भी था और उधर से आ गया तो बढ़ गया। अब क्या होगा, भारत के बहुत सारे लोग यहाँ छोड़ के अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, कई दूसरे देश, तो फिर क्या होगा देखोगे यहाँ पे भारत का जनसंख्या कम हो जाएगा उत्प्रवास के दौरान। प्रवास के अपकर्ष कारक क्या हैं अथवा अपकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं। प्रवास के अपकर्ष कारक देखिएगा, हम लोग उसको बोलते हैं जिधर जनसंख्या आकर्षित होकर चला जाता है। तो इसका जब लोग नगर की सुविधा तथा आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर के नगर की ओर प्रवास करते हैं तो इसको अपकर्ष कारक बोला जाता है। जैसे रोजगार की उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और परिवहन की बेहतर सुविधा, इन सभी कारणों से व्यक्ति देखोगे शहर की तरफ भाग चले जाते हैं, तो ये बन जाता है प्रवास का अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक इसके उल्टा होता है। उल्टा ये होता है देखोगे कि जब रहन सहन की बेहतर व्यवस्था नहीं होगा, उस जगह पे बराबर प्राकृतिक आपदा आएगा, रोजगार की समस्या रहेगी, तो लोग फिर उस जगह को छोड़ देते हैं तंग आकर के। ये बनता है प्रवास का प्रतिकर्ष कारक। तो याद रखिएगा, अपकर्ष कारक में जिधर जनसंख्या आकर्षित होकर के चले जाते हैं लोग, और प्रतिकर्ष कारक में देखोगे क्या होते हैं, मजबूरन वो जगह छोड़ के चले जाते हैं, तब वो प्रतिकर्ष कारक है। प्रवास से संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारक देखिए यहाँ पे प्रतिकर्ष कारक में। तो प्रवास से संबंधित 3 प्रतिकर्ष कारक इस प्रकार से हैं। पॉइंट नंबर 1 आपका बेरोजगारी, आजीविका के साधनों की कमी, कृषि से कम उत्पादन आदि के कारण भूखमरी सब हो जाता है। देखोगे प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, भूकंप, इन सभी चीजों से भी तंग आकर के लोग जगह को छोड़ के भाग जाते हैं और ये बनते हैं प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। प्रवास किसे कहते हैं, उत्तर देखिए, जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है जगह बदल लेना या चले जाना। इसके 2 कारक है, अभी जो आप पीछे पढ़े थे, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं। परिभाषा देखिए इसका। अब प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में वे सभी कारक शामिल होते हैं जो किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। बाध्य मतलब उसको मजबूर करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक ये कहलाते हैं, जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदा, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक क्या है अथवा मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं। तो मानव विकास के देखिए 4 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1 आपका है आय उपागम, दूसरा आपका है कल्याण उपागम, तीसरा आपका है न्यूनतम आवश्यकता उपागम और चौथा हो जाएगा आपका क्षमता उपागम। ये सब देखोगे मानव विकास के अलग अलग क्या है घटक हैं। क्वेश्चन आपका है कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखें। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखें। तो इसका उत्तर देखिए, ग्रामीण बस्तियां वे होती है जिनके अधिकांश लोग
कृषि, लकड़ी काटने वाले, पशु चारक, खदान खोदने वाले, शिकारी, जंगली और पर्वतों पर निवास करने वाले होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार इस प्रकार से हैं। पॉइंट नंबर 1 आपका है सघन बस्तियां, दूसरा पॉइंट है प्रकीर्ण बस्तियां, तीसरा पॉइंट आपका एकाकी बस्तियां और चौथा पॉइंट आपका है अखंडित बस्तियां। ये सब देखो क्या बन जाते हैं, ग्रामीण बस्तियों के देखोगे, मतलब यहाँ पे ये सब देखोगे ग्रामीण बस्तियों के लोगों का कार्य है। अब आप लोग आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है औद्योगिक बस्ती किसे कहते हैं? जिस नगर का विकास खनन या विनिर्माण उद्योग के लिए हुआ है वैसे नगर को औद्योगिक बस्ती कहा जाता है। खनन बस्ती में कुलगाड़ी, धनबाद तथा खेतरी आदि आते हैं। और जिन नगरों का विकास उद्योगों की स्थापना के कारण हुआ है, जैसे कि जमशेदपुर, कानपुर, दुर्गापुर, बर्मिंघम, पीटर्सबर्ग, ये सब देखो किस प्रकार के नगर है? औद्योगिक नगर है। अधिवास क्या है? इसके प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करें। अभी आपको हम बताए थे अधिवास। आवास मानव की मूल आवश्यकताओं में से एक है। देखो कि मानव जिस स्थान को अपने आश्रय के लिए चुन लेता है और जहाँ वहाँ जिन मकान, घर, झोपड़ी आदि का यह निर्माण करता है वह उसका क्या कहलाता है? अधिवास। अधिवास के अंतर्गत देखोगे सभी प्रकार के आश्रयों को स्वीकार किया जाता है। कार्य एवं गुणों के आधार पर अधिवास 2 प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर 1 ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। भारत के किन्हीं 2 व्यावसायिक संवर्गों का उल्लेख करें। तो उत्तर देखिए, भारत के 2 व्यावसायिक संवर्ग हैं, कला एवं मनोरंजन और व्यवसाय। इसको हम लोग व्यावसायिक संवर्ग में रख सकते हैं। शुष्क कृषि का क्या अर्थ है, ये आप लोग अब देखिए इसका उत्तर। आवश्यकता से कम वर्षा वाले भागों में बिना सिंचाई किए कृषि करने की विधि को क्या बोला जाता है? कृषि करने की विधि को शुष्क कृषि कहते हैं। और इस प्रकार की खेती प्रायः पश्चिमी राजस्थान तथा गुजरात और हरियाणा के कुछ भागों में प्रचलित है। यहाँ की कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर रहती है और शुष्क कृषि प्रायः एक वर्ष में एक फसल देने वाले क्षेत्र होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भू निम्नीकरण के 2 कारणों का उल्लेख करें। भू निम्नीकरण के 2 कारणों का उल्लेख करें। तो उत्तर देखिए, भू निम्नीकरण के प्रमुख कारक। पॉइंट नंबर 1 अत्यधिक सिंचाई, दूसरा रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग और तीसरा आपका है अति पशु चारण। ये सब क्या बनते हैं? भू निम्नीकरण का कारण। अगला प्रश्न है आपकी कि भारत की किन्हीं 4 खरीफ फसलों का नाम लिखें। 4 खरीफ फसल में आपके आ जाते हैं चावल, गन्ना, अरहर, मक्का। ये सबको हम किस में रखते हैं? खरीफ फसल के अंतर्गत। निवल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर करें। अब इस परिभाषा को आप देखिएगा, निवल बोया गया क्षेत्र देश के कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वो भाग जो फसल उपजाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं निवल बोया गया क्षेत्र। सकल बोया गया क्षेत्र, उत्तर देखिए, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ा गया वह क्षेत्र जिसमें किसी कृषि वर्ष अवधि में एक से अधिक बार फसलें बोई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं सकल बोया गया क्षेत्र। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर देखिएगा, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के अंतर्गत वह भूमि को शामिल किया जाता है जो पिछले 5 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक पड़ती रही हो। इस भूमि को आधुनिक तकनीक की सहायता से सुधार कर कृषि करने लायक बनाया जा सकता है तथा इसमें फसलें उपजाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों का नाम लिखें। तो चलिए इसका उत्तर देखिएगा, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत वह फसल आती है जिसका व्यावसायिक महत्व क्या है? अधिक है। इस तरह के फसलों का उपयोग विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तु के निर्माण में कच्चे माल के रूप में होता है, जैसे कि गन्ना, आलू, तंबाकू, काजू, नारियल, मसाले इत्यादि। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत। अब अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, उत्तर भारत में सिंचाई के कौन से साधन हैं? उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य साधन आपके हो जाएंगे क्या? नलकूप हो जाएंगे। एक ही लाइन में देखो इसका आंसर हो गया। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव दें। जल प्रदूषण को आप कैसे रोक सकते हो? ठीक है, तो इसका उत्तर देखिएगा, जल प्रदूषण रोकने के लिए आप कारखानों से निकले दूषित जल को साफ सफाई करके नदी में गिराओगे। नदियों में मरे हुए जीव जंतु और कचरा को बहाने पर पूर्णतः क्या करना होगा? रोक लगाना होगा। तीसरा पॉइंट, जल प्रदूषण से होने वाली हानियों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। चौथा पॉइंट है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को कठोर नियम बनानी चाहिए ताकि लोगों के द्वारा जल की प्रदूषण क्या हो? कम हो।
अब अगला क्वेश्चन आप देखिए प्रश्न नंबर 73 में जल संभर प्रबंधन क्या है। देखिए जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य है कि मुख्य रूप से धरातलीय और भूमिगत जल संसाधन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे धरातलीय और भूमिगत जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन करने से इसके अंतर्गत वर्षा के, देखोगे वर्ष नहीं होंगे, वर्षा के बहते जल को विभिन्न विधियों से रोकना, जैसे कि तालाब पुनर्भरण, तालाब कुआं आदि के द्वारा भूमिगत जल का क्या करना, संचयन करना। संचयन का मतलब होता है जमा करना, ठीक है। वर्षा का जो जल इधर उधर चले जाएंगे तो इसको देखोगे तालाब कुआं बना करके स्टोर करेंगे तो ये जल संभर प्रबंधन कहलाएंगे। क्वेश्चन आपका है कि जल संरक्षण के लिए किन्हीं 4 विधियों का सुझाव दें। जल संरक्षण के लिए 4 विधियों का सुझाव इस प्रकार से है। पॉइंट नंबर 1, वर्षा जल को भवनों के छतों से एकत्रित करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, वर्षा काल में जब नदियों में बाढ़ आई हो तो इस जल को गड्ढे बनाकर भर लेना चाहिए। तीसरा देखिएगा यहाँ पे अत्यधिक जल दोहन पर अंकुश लगना चाहिए। और चौथा पॉइंट देखिएगा, जल संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु जल आंदोलन चलाना चाहिए। ये देखोगे जल संरक्षण के लिए उपाय हम लोग कर सकते हैं। भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्रों का उल्लेख कीजिए। भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्र, जिसमें आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और कर्नाटक, ये सब देखोगे तांबा उत्पादक के 4 प्रमुख क्या हैं, केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारत के 4 अबरख उत्पादक क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। अबरख देखोगे सबसे अधिक बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी देखोगे इसका क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योगों के केंद्र का नाम लिखें। तो भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र में आपके आ जाएंगे दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई या जमशेदपुर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों का नाम लिखें। तो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में आपके आ जाएंगे तारापुर, कलपक्कम, कैगा, नरोरा, रावत भाटा। ये सब देखोगे आपके क्या है, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। जगह भी है, तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश और रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में। अब देखिए यहाँ पे अब अगला प्रश्न आपका, भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों का नाम लिखें। जिसमें आपका आ गया मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर और मदुरै। ये सब किस में आते हैं, ये सब देखोगे भारत के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। उत्तर भारत के 2 लौह इस्पात उद्योग केंद्र का नाम लिखें। तो उत्तर भारत के लौह इस्पात उद्योग केंद्र का नाम लिखें, जिसमें आपका आ जाएगा भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है और राउरकेला इस्पात कारखाना आपका कहाँ है, उड़ीसा में। तो ये अलग अलग क्षेत्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब भारत के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश का नाम बताएं अथवा भारत के 4 औद्योगिक क्षेत्रों का नाम लिखें। तो भारत के 4 बृहद, देखोगे बृहद माने होते बड़े औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, मुंबई, पुणे, सोलापुर प्रदेश, कोलकाता, हुगली देखोगे, बेंगलुरु, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, अहमदाबाद और बड़ोदरा प्रदेश। ये सब देखोगे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके 4 बृहद मतलब बड़े औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब अगला क्वेश्चन आपका है, महाराष्ट्र के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र का नाम बताएं। तो महाराष्ट्र के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र में आपके आ जाएंगे नागपुर, पुणे, सोलापुर और कोल्हापुर। ये सब देखोगे जगह है कहाँ का, महाराष्ट्र का, जहाँ सूती वस्त्र का क्या होता है, उत्पादन। गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र का नाम लिखें। अब गुजरात के 4 प्रमुख क्षेत्र में कौन आ जाएंगे, अहमदाबाद, भरूच, राजकोट और सूरत। ये सब देखो गुजरात के 4 प्रमुख क्या है, सूती वस्त्र उद्योग केंद्र। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करें। ये क्या है, इसका उत्तर आप देखिएगा, सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय में रहने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति करना, यही कहलाता है सतत पोषणीय विकास, जो कि आपको हम पीछे भी बताए थे और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लिखें। तो भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में आपका आ गया पहला छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र मुंबई में, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र ये नई दिल्ली में। मतलब अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र वो विमान क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा, जहां से आप दुनिया के दूसरे देश में भी जा सकते हो। सड़क परिवहन, परिवहनें नहीं होंगी, सड़क परिवहन के किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो सड़क परिवहन की 2 समस्या देखोगे इस प्रकार से। पॉइंट नंबर 1, भारत की अधिकांश सड़कें न केवल कच्ची है, वर्षा काल में मंडी एवं गांव के बीच परिवहन करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। सड़क परिवहन संबंधी नियमन सभी राज्य में सरल और समान
नहीं हैं। ये दो समस्या है। संचार से आप क्या समझते हैं, पीछे आपको बताए भी थे हम, एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश भेजना अथवा सूचना भिजवाने की व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, संचार। और इस प्रकार संचार जो है संदेशों का आदान प्रदान का क्या है, एक प्रक्रिया, आप ये भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन से हैं। तो भारत में परिवहन के प्रमुख साधन में आप देखिएगा सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, ये सब क्या है, परिवहन का प्रमुख साधन है। अगला क्वेश्चन आपका है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था और इसके 2 कार्यों को लिखें। योजना आयोग का गठन देखोगे मार्च 1950 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और इसके 2 कार्य इस प्रकार से हैं। पॉइंट नंबर 1, विकास कार्यों के स्तर का निर्धारण करना। दूसरा देखिएगा समय समय पर विकास कार्यों की क्या करना, समीक्षा करना। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। यह परियोजना जनवरी 2012 में पूरा हो गई। यह परियोजना कब पूरा हो गई, जनवरी 2012 में। भारत के किन्हीं 4 सूखा संभावित राज्यों का नाम लिखें। उत्तर देखिए, भारत के मुख्यतः सूखा संभावी राज्य जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, कर्नाटक, ये सब देखोगे भारत के क्या 4 सूखा संभावित राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुछ प्रमुख आयात उत्पादों का नाम लिखें और भारत से आयातित वस्तुओं का क्या लिखें, नाम लिखें। जब बाहर से कोई सामान देश में मंगाया जाता है, याद रखिएगा, तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है, आयात। हम आपको बताए थे कि देखोगे एक होता है व्यापार का 2 प्रोसेस, आयात और निर्यात। जब आप कोई वस्तु दुनिया के दूसरे देश में भेज रहे हो तो ये आपका निर्यात होता है और जब आप मंगाते हो तो ये आपका आयात करना होता है। भारत में आयात होने वाली वस्तुएं खनिज तेल, मशीनरी और लौह धातु, कृत्रिम रेशा, सोना और कीमती रत्न, उर्वरक, रसायन, ये सब हैं देखोगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि सवारी पत्तन क्या है, कोई 2 उदाहरण दीजिए, जिसको हम पीछे आपको बताए भी थे। समुद्र का वह भाग जहां जलयान आकर रुकते हैं तथा सामान और सवारी को उतारा चढ़ाया जाता है, यही एरिया क्या कहलाता है, सवारी पत्तन। जैसे मुंबई और कोलकाता क्या है, मुंबई और कोलकाता एक प्रकार का सवारी पत्तन है। क्वेश्चन आपका है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित 4 प्रमुख समुद्री पत्तन का नाम लिखे। तो भारत के देखो पूर्वी तट पर स्थित 4 समुद्री पत्तन का नाम इस प्रकार से, जिसमें पहला तूतीकोरिन, दूसरा विशाखापत्तनम, तीसरा चेन्नई और चौथा आपका देखोगे पारादीप। ये सब देखोगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित क्या है, समुद्री पत्तन है। क्वेश्चन आगे आपका, ध्वनि प्रदूषण के 4 स्रोतों का उल्लेख करें। मतलब ध्वनि प्रदूषण किन किन वजह से होती है। सड़क और रेल मार्ग पर शक्ति चालक वाहनों की भीड़ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। कुछ उद्योग में जो स्वचालित मशीन है वो भी बहुत आवाज़ करते हैं, आप देखोगे। सुपरसोनिक विमान, यात्री हवाई जहाज का यह तेज आवाज़, लाउड स्पीकर तथा डीजे की तेज आवाज़, ये सब क्या बनता है, ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत का वर्णन करें। वायु प्रदूषण में आपके देखोगे वायु प्रदूषण किन किन वजह से होते हैं। तो वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत में आपका पहला उद्योग धंधा, मोटर गाड़ी, खाद्यान्न से निकलने वाले धूल, शहरों से निकलने वाले कचरा, ये सब देखोगे वायु प्रदूषण का क्या बनता है, कारण बनता है। डिटेल्स आपको लिखना है तो लिखिए, कोई बात नहीं, बस ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। उद्योग धंधे से निकलने वाले धुएं, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले, खाद्यान्न से निकलने वाले धूल, शहरों से निकलने वाले कचरे, ये सब बनते हैं वायु प्रदूषण के कारण। मुख्य श्रमिक तथा सीमांत श्रमिक में अंतर करें। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप देखिए। अब मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक किसको बोलते हैं, कोई व्यक्ति जो 183 दिन तक आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्य में लगा रहता है उसको हम लोग मुख्य श्रमिक कहते हैं। और ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है, ठीक है। अब आ जाइए सीमांत श्रमिक। कोई व्यक्ति जो 183 दिनों से कम दिनों तक रोजगार पाता है उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अधिक अच्छी होती है और इनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, अच्छी नहीं होती है। मुख्य कामगार अधिकतर नगरों में मिलते हैं, सीमांत कामगार ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं। तो यहां तक आपका ये क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन था और टोटल हम 97 यानी 97 क्वेश्चन लिए थे। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखे होंगे और यह वीडियो आपको कैसा लगा ये फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हैं। और इस वीडियो से हम आपको जो बताए कि आप शुरू से लास्ट तक यदि देखे होंगे तो आप एग्ज़ाम जब दे के आओगे तो बाद में आप क्वेश्चन मिलाइएगा, ठीक है, और आपको पता चल जाए कि आज की इस वीडियो सेशन से आपके एग्जाम में कितना प्रश्न लड़ा।
ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दें, ठीक है। यदि आप शुरू से लास्ट तक देखे होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप सभी स्टूडेंट से अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत।